इंसान ना हमेशा से क्यूरियस रहा है। हमेशा उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उनको जानना होता है कब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और यही क्यूरियोसिटी शायद उन्हें बहुत सारे इन्वेंशंस की तरफ लेके जाती है या कभी-कभी ये भी होता है कि हम लोग उन्हें हिंडर कर देते हैं या बहुत कुछ जानने नहीं देते हैं। बट इन जनरल ह्यूमन्स में ये क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है कि उसको जानना होता है कि चीज़ें आखिर कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं या जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कुछ वैसा ही है कि हमको ये जानना था या इन जनरल अगर हम कहें तो ह्यूमन्स को ये जानना था कि क्या हम दुनिया में अकेले हैं? अगर हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, तो हमारे साथ-साथ दुनिया में और कौन-कौन है? और हम उनको कैसे जान सकते हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं? और उसी से एक स्पेसिफिक टॉपिक की हमारी स्टार्टिंग हुई जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो हेलो एंड वेलकम टू मेंटर माइंड अकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। आखिर क्लासिफिकेशन पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? अ, क्लासिफिकेशन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम बायोलॉजी की तरफ अपना फ़ैसिनेशन देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बायोलॉजी में सिर्फ़ ह्यूमन अकेला नहीं है। बायोलॉजी में बहुत वास्ट एक यूनिवर्स है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें आज तक हमको पता भी नहीं है। पर जितनी चीज़ें पता है, हम उनको जब और अच्छे से जानना चाहते हैं, तब हम क्लासिफ़िकेशन की तरफ जाते हैं। हम चीज़ों को कैटेगराइज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में किचन में जब आपकी मम्मी किचन में काम करती है या आप भी जब किचन में काम करते होंगे, हमने जो मसाले रखे हुए हैं, उन मसालों को अलग-अलग बर्तनों में रखते हैं या अलग-अलग कंटेनर्स हैं। दाल हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, उन अलग-अलग दाल के लिए अलग-अलग कंटेनर होता है। आटे को हमने अलग रखा है, मैदे को हमने अलग रखा है, अल्टीमेटली बनना उससे खाना ही है। बट हमने उन सबको अलग-अलग जगह रखा हुआ है, इवन अलग-अलग कंटेनर्स में रखा हुआ है। वैसे ही चीज़ों को कैटेगराइज़ करना ईज़ी करता है उनको जानने के लिए, उनको जब उनका टाइम आए तब यूज़ करने के लिए और यहीं इंसान की क्यूरियोसिटी भी आती है। इंसान इन जनरल बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। हम हमेशा से ये जानना चाहते थे कि दुनिया में और कौन-कौन रहता है, दुनिया कैसे बनी है, हम कैसे बने हैं। आज तक कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको भी नहीं मिल पाए हैं, बट कुछ ऐसे जवाब भी हमको मिले हैं जो हम पहले से ढूँढ रहे थे। कुछ ऐसे जवाब हमको मिले कि हम संसार में अकेले नहीं हैं या इस वर्ल्ड में ह्यूमन अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं या बहुत सारे ऐसे लिविंग फ़ॉर्म हैं, जो हमारे साथ-साथ में समांतर चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइफ़ फ़ॉर्म हैं, जो हमसे पहले आके ख़त्म हो गए हैं, हम उनको भी जानना चाहते हैं। जब हम यही सब जानने का ट्राई करते हैं, तब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है क्लासिफ़िकेशन। आखिर ये क्लासिफ़िकेशन है क्या और आया कहाँ से? सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई तब से ही हमको ये पता था कि दुनिया में हम अकेले तो नहीं हैं, हमारे साथ और भी लाइफ फॉर्म अवेलेबल हैं। बट जब साइंटिफिक स्टडीज स्टार्ट हुई तो लोगों को ये अ, थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आखिर ये जो हमारे साथ-साथ और भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनको हम कैटेगराइज़ कैसे करें? या इनको हम जानना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें, सीखना चाहें, तो वो करेंगे कैसे? हमको ये बहुत पहले से पता था कि हमारे पास प्लांट भी हैं, बहुत वेरियस टाइप के एनिमल्स भी हैं। अब पुराने टाइम में क्या था कि हमारे पास साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं थे। जब हमारे पास साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं थे तो हमारा जो नॉलेज था, वो नॉलेज बहुत ही कम था या हमारा नॉलेज बहुत रिस्ट्रिक्टेड था और उसी रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज के हिसाब से जो उस टाइम का या बहुत पुराने टाइम के जो लोग थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, एक क्लासिफिकेशन बनाया है जिसमें उस टाइम के हिसाब से जितने भी नोन ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई किया गया और सबसे पहले एक सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लोगों को ये तो पता था कि टू किंगडम होते हैं हमारे प्लांट एंड एनिमल्स, बट इसको वर्बली से बढ़ा के अगर हम साइंटिफिकली की बात करें तो साइंटिफिकली अप्रोच के साथ इंट्रोड्यूस किया एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने क्लासिफिकेशन में बहुत सुना होगा या टेक्सोनॉमी वगैरह आप जब पढ़ते हैं तब आपने सुना होगा, जिनका नाम था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने
1758 में एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया और इसमें हमारे पास सिर्फ दो किंगडम थे, प्लांट एंड एनिमल। प्लांटी या एनिमेलिया, जितने भी प्लांट्स उनको दिखते थे या उस टाइम से जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो हर्ब हो, श्रब हो, उन सबको उसने क्या किया, प्लांट में पुट कर दिया। दूसरा, जितना भी लिविंग बीइंग प्लांट्स के अलावा था, उन सभी को पुट किया गया किसमें, एनिमिलिया में। सो दैट मीन्स हमको मिला 1758 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्लस लीनियस। ठीक। अब कार्लस लीनियस ने बहुत पहले ये सिस्टम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बहुत टाइम तक क्योंकि साइंस में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ नहीं, तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन वैलिड था और लोगों के बीच में चलता रहा। फिर धीरे धीरे कुछ इन्वेंशंस हुए। मेरे सेल की वीडियो में आप जाएँगे, मैंने उसमें बताया है कि सबसे फर्स्ट में माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कैसे हुआ। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी 1800 के समथिंग में हुआ, 17-18 के समथिंग में। जब ये इन्वेंशंस हुए, तो हमको पता चला कि जो विज़िबल अर्थ है या विज़िबल ऑर्गेनिज़्म है, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़्म जिनको हम नेकेड आई से देख ही नहीं पाते। अब इन नेकेड आई से ना दिखने वाले ऑर्गेनिज़्म को भी जब हमने जानना स्टार्ट किया, तो एक चैलेंज ये भी आया कि अब ना तो ये प्लांट के जैसे दिख रहे हैं, ना ही ये हमारे क्लासिकल एनिमल के जैसे दिखते हैं, जैसी हमारी धारणा है या जैसा हम सोचते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तब इसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। और अर्नेस्ट हैकल में 1866 1866 में एक नया किंगडम जो क्लासिकली चल रहा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा क्या था, प्लांटी था, एनिमेलिया था, उसमें एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसको इन्होंने कहा प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा के अंदर में इन जितने भी छोटे छोटे यूनिसेलुलर यूकेरियोट थे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उनको दिख रहे थे, उन सबको उन्होंने किसमें किया, इस प्रोटिस्टा में पुट कर दिया। दैट मीन्स जितने भी यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो उनको दिखे थे, 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, एक थर्ड किंगडम उसको बनाया और उसमें किसको पुट कर दिया, जितने भी न्यू ऑब्जर्वेबल ऑर्गेनिजम्स थे या जितने भी यूनिसेलुलर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे। अब बहुत टाइम तक ये भी चलता रहा क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे। फिर धीरे-धीरे जब माइक्रोस्कोप्स में एडवांसमेंट आता गया, जब धीरे-धीरे हमने क्या किया, धीरे-धीरे हम ये भी समझने लगे, फिर हमने ये देखा कि न्यूक्लियस भी होता है, जेनेटिक्स भी, जेनेटिक मटेरियल की तरफ हम गए या हम जीन की तरफ गए, तब हमको समझ में आया कि सेल भी 2 टाइप के होते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, कुछ यूकैरियोट होते हैं। अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, जो हमारे प्रोकैरियोटिक हमने कहा या हमने यूकैरियोटिक कहा, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तब एक थर्ड साइंटिस्ट आए और इस साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड। इस साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड, हर्बर्ट कॉपलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 में 1956 में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया जो क्लासिकल हमारा, इतने सारे किंगडम्स आ रहे थे। सबसे पहला क्या था, प्लांटी था, एनिमेलिया था, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया प्रोटिस्टा। इसके बाद कोपलैंड ने इस स्पेसिफिक तीन किंगडम क्लासिफिकेशन में या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक फोर्थ किंगडम इंट्रोड्यूस किया और इस किंगडम को बोला गया मोनेरा। कब हुआ ये, 1956 में। और मोनेरा में इन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, जितने भी आपके यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स थे, ये जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स थे, उन सबको किसमें रख दिया, मोनेरा में। अब कुछ
कुछ टाइम तक ये भी चलता रहा। इसके बाद हमने अपने एडवांसमेंट या अपने स्टडीज़ को बहुत आगे बढ़ाया और इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लासिकली हमारे बहुत नॉलेज के बीच में कोप अप नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले जितने भी आपके फंगस थे, इन फंगस को प्लांट के साथ में प्लांट किंगडम में रखा गया था। बट जब ये क्लासिफिकेशन के स्पेसिफिक डेफिनिशंस बने, तो उस डेफिनिशन में जो हमारे फंजाई थे, वो फंजाई सुटेबल ही नहीं बैठते थे। तब एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जो हमारे 4th नंबर के साइंटिस्ट हैं और जिन्हों के नाम से ही हमारा ये पूरा क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। वो आए और उन्होंने 1969 में इन्होंने एक 5th किंगडम इसमें इंट्रोड्यूस किया और इस किंगडम का नाम था फंजाई और इस साइंटिस्ट का नाम था आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। आर.एच. व्हिटकर ने प्रीवियसली नोन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक न्यू किंगडम जिसको हम बोलते हैं फंजाई वो इंट्रोड्यूस किया था और तब ये जाके पूरे के पूरे आपके 5 किंगडम्स कंप्लीट हुए थे। इसलिए इसको बोला जाता है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर। जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, वो हमारे प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से या प्रीवियस इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो सफिशिएंट था। बट जो न्यू एडवांसमेंट हमारे पास है या जो न्यू इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके हिसाब से हमारा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने इनमें कहीं भी वायरसेस की बात नहीं की। वायरस आपके ना ही लिविंग में आते हैं, ना ही नॉन लिविंग में आते हैं और ना ही हमने उनको इन पाँचों किंगडम में से कहीं भी रखा हुआ है। अभी तक वायरसेस को कोई भी किंगडम असाइन ही नहीं किया गया है। दैट मीन्स हमारा जो नॉलेज है या हमारे जो टेक्निक्स हैं या हमारे जो क्लासेस हैं या हमारे जो किंगडम्स हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है 5 किंगडम में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस हो जाए। क्या पता मैं ही कुछ टाइम बाद कर दूँ, हो सकता है। सो दैट मीन्स बायोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी कंटिन्यू इवोल्यूशन की प्रोसेस है और इस प्रोसेस के साथ में हमको कोप अप करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहा होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वो मिथ आपका कंप्लीट खत्म हुआ होगा और आपको एक्चुअल फैक्ट्स पता चले होंगे कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने सिर्फ एक किंगडम दिया था जिसको प्रीवियसली नोन 4 किंगडम के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया था या ऐड किया गया था। तब वो कंप्लीटली जाके बना था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।